बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। चारपिट्स मेथड, ये आर्टिकल रिलेटेड है डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर से। चारपिट मेथड है जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 विद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी ये चारपिट मेथड जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है और ये नॉन लीनियर है। यानी यहाँ पर जो P और Q होंगे मींस जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उनकी पावर 1 से ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए नॉन लीनियर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 विद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x y होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल z होगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक लेट कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट दी गिवन, जो मैं क्वेश्चन में दे रखी होगी, पार्शियल गिवन पार्शियल नहीं, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी। हम यहाँ पर जनरल केस में ले रहे हैं द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि होगी x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर जो p है वो z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है और q डिनोट करता है z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो z होता है वो डिपेंड करेगा x और y पर। z डिपेंड्स अपॉन x एंड y, x और ये y पे डिपेंड करता है। तो इससे हमको मिलेगा dz इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल x dx प्लस डेल z ओवर डेल y dy। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं डेल z ओवर डेल x, जैसे कि पहले ही बताइए p होता है, p dx लिख देंगे इसको, और डेल z ओवर डेल y जो होता है ये वैल्यू q के इक्वल होती है, q dy। इस तरीके से dz की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। The fundamental idea in Charpit matter is to introduce a second partial differential equation of order first। यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का एक पार्शियल डिफरेंस है, जिस बात को भी हमने बोला है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी दूसरा, यानी यहाँ पर जो सेकंड बोला है तो सेकंड का मतलब सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक यानी हम लिख चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, अब दूसरा हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो सेकंड का मतलब ये है, दूसरा से है, और यहाँ पर ऑर्डर इसका फर्स्ट ही है जैसे बोला भी था। तो यहाँ पर जिसका यूज़ होता है चारपिट में वो ये मेथड थोड़ा सा है इसीलिए इसे लिखा गया है फंडामेंटल आइडिया इन चारपिट्स मेथड। चारपिट मेथड का जो फंडामेंटल आइडिया है इस टू इंट्रोड्यूस, इसे शामिल कर रहे हैं, इसमें दे के आ रहे हैं, पहले से नहीं था ये। इंट्रोड्यूस ए सेकेंड यानी दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो उस फंक्शन को हम कैपिटल F से लिखेंगे जो कि x बाई z, x y तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z
इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पी z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, और जो q होता है वो z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होता है, और यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट a और राइट हैंड साइड में 0। सो इक्वेशन नंबर डाल देंगे, 2 हो चुकी है हमारी, तो इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर बता दें कि ये जो a है क्या है, कंटेनिंग, यानी जो इक्वेशन नंबर 3 है यानी फंक्शन f है, कंटेनिंग यानी रखता है एन arbitrary constant a and which is such that, और ये इस तरीके से है, which is such that कि इसमें 2 कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए कि इक्वेशन जो 1 है, the equation 1 and equation 3 can be solved to find, यानी हमें इक्वेशन 1 और 3 को जब सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमको p की जो वैल्यू मिले, p की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन होगी p की वैल्यू, यानी p की वैल्यू x/z और a के टर्म में होगी। ऐसे हम q की वैल्यू जो फाइंड करेंगे उसमें q की वैल्यू जो होगी x/z और a का फंक्शन होगा, यानी इनके टर्म्स में होगा। ये पहली कंडीशन को ये फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करे, और दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करे जब इसको हम यानी सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू, यानी p और q की ये वैल्यू, दीज वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को जब p q की ऑफ p एंड q, p और q की इन वैल्यूज़ को जब रखा जाए इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 हमारा था dz इजिकल टू p dx प्लस q dy, इसमें जब रख दिया जाएगा इक्वेशन 2 तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, जो भी इक्वेशन नंबर 2 है, द इक्वेशन इस तरीके से बदल जाएगा, यानी dz इजिकल टू p, और p की फंक्शन होगा x/z, और यहाँ पर a का, और फिर उसके बाद वहाँ पर लिखा था dx, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद प्लस q, और यहाँ q फंक्शन होगा x/z और a आर्बिट्री कांस्टेंट का dy। इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे, और ये भी जो इक्वेशन नंबर 4 हो वो इज़ इंटेग्रेबल, यानी इसको इंटीग्रेट किया जा सके। इफ़ सच ए रिलेशन, यानी जो हमने फंक्शन लिया है, जो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, ये इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट है। इफ़ सच ए रिलेशन 3, जो इक्वेशन 3 से डिनोट है, ये रिलेशन हैज़ बीन फाउंड, अगर हमको ये मिल जाता है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 का जो सॉल्यूशन होगा, यानी ये इक्वेशन 4 है, इससे में इक्वेशन जो होगा वो एक फंक्शन यहाँ पर आ जाएगी जो x/z का होगा, और a तो था यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें x/z एक आर्बिट्री कांस्टेंट नया b और आ जाएगा, इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन होगा। इसे इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसमें बता दें कि ए बी और ए है कौन से आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसकी पहले बताया था, कंटेनिंग ये रखता है 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ए एंड बी
विल बी ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 5 ऑफ द इक्वेशन 1 का, यानी इक्वेशन 1 का मतलब जो गिवन हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और जब सोल्यूशन हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे आल्सो इट इज़ ए कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का ये कंप्लीट इंटीग्रल कहलाएगा। यहाँ तो बात होगी जो प्रोसीजर रहेगा सॉल्व करने का वो है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ से शुरू हो जाती है। नाउ अगले पेज पर हम लोग उसको देख रहे हैं। नाउ अब जो मेन प्रॉब्लम है हमारे पास वो इस फंक्शन को फाइंड करने की है। नाउ द मेन प्रॉब्लम is to devise a method of finding, यानी इसको फाइंड करने की, फाइंडिंग द रिलेशन 3, यानी रिलेशन जो हमारा 3 हमने लिया था, नया फंक्शन लिया था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था, उसको फाइंड करने की है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रिलेशन 3 is the relation which when taken, जब इसको लिया जाएगा along with, यानी जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन उसके साथ में अगर इसको लिया जाएगा और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा दोनों को मिला के, तो हमें मिलेगा गिव्स, ये देता है हमको दोज वैल्यू, जो हमको वैल्यू देगा P और Q की, दैट 3 which gives those value of P or Q which P and Q which make, जिससे हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 जो होगा जिसमें dz था वो हो जाए इंटीग्रेबल। तो अगर dz इंटीग्रेबल होगा तो निकालना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो सारी बातें हो गई कि इक्वेशन नंबर 3 जो रिलेशन 3 वो फाइंड ऐसे होगा कि 1 रिलेशन के साथ उसको सॉल्व करें, से P और Q जो मिले उसको अगर हम रिलेशन 2 में जब पुट करेंगे dz में P और Q की वैल्यू, और वो इंटीग्रेबल हो, जैसे पहले भी बताया इंटीग्रेबल हो, सॉरी। तो अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि हमारा जो रिलेशन थे, इक्वेशन 1 और 3 थे, उनको हम पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से अपना कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 3 दोनों को ही x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 and 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन 1 को इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में। तो चूँकि ये फंक्शन है x y z p q का, तो यहाँ पर आएगा डेल f ओवर डेल x आएगा। फिर हमको x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में ही, तो वैल्यू ये बन के इक्वल आ जाएगी। यानी ये जो है x वो हमारा इसलिए है क्योंकि ये f फंक्शन x का, और जो इसके साथ मल्टीपल में आएगा वो भी यही है, ऊपर x आएगा और अपान में आएगा डेल x।
जैसे कि कोई फंक्शन कई दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उसका हर एक वेरिएबल के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर उसका भी हम x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये x ही है तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये बात अगर अभी समझ में नहीं तो अगले स्टेप में हम समझ सकते हैं। फिर देखिए ना सिर्फ ये फंक्शन है x का बल्कि y का भी फंक्शन है। तो अगर हम y का बारे में बात तो बाद में कर लें, हालांकि इसकी पोजीशन यही है और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसे हमें लिखना नहीं है। तो हम z के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि z जो है वो x पर z जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल z ओवर अभी तो f का ही हमें करना डिफ्रेंशिएशन, लेकिन f फंक्शन है z का तो डेल f ओवर डेल z हो जाएगा। और फिर z का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पूरे इक्वेशन 1 का हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो जैसे कि चेन रूल होता है, f फंक्शन f का जिन का ये होता है फंक्शन, उनके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में भी और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में भी, z के रिस्पेक्ट में भी। लेकिन इन सब का हमें फिर करना होगा डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो z का जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल z ओवर डेल x आएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में p बोलते हैं। और इससे पहले आ चुका है लेकिन उसकी वैल्यू 0 थी तो यहाँ लिखी नहीं, वो होगा डेल f ओवर डेल y। और डेल y का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के लिए y कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन पार्शियली 0 हो जाएगा, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। और यहाँ पर ये दूसरा चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि 1 है, 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि f का हमने x के रिस्पेक्ट में किया, फिर x का x के रिस्पेक्ट में किया। ये x जो है यहाँ पर जैसे कि है होगा z और डेल z वो इसलिए है क्योंकि f फंक्शन है x का, y का और z का। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो लिखा होगा, क्योंकि p की जो वैल्यू होती है वो डेल z ओवर डेल x होती है, तो ये वाला x जो होगा यहाँ पर वो इसलिए है क्योंकि ये हम पूरे इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस f p का भी फंक्शन है तो f को हम p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। तो p को भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा फिर हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, क्योंकि इसको फिर हमने नोटेशन चेंज कर दिया था और चूँकि एक ही स्टेप में करना चाह रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। f जो होगा, अब फंक्शन था x का, y का, z का, तो पहले आप p और q के रिस्पेक्ट में इसको देख लीजिए, फिर इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो पहले डिफ्रेंशिएशन अगर हम बाद वाला जो p का भी फंक्शन है, f जो है वो p का भी फंक्शन है, q का भी, तो सभी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो ये p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में ये दोनों p आएंगे। और f जो है वो q का भी फंक्शन है तो इस q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा और इस तरीके से क्रॉस में आएंगे ये q। और यहाँ पर चूँकि पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में करें तो सभी में यहाँ पर अपान में x आएगा और राइट हैंड साइड में 0 था इक्वेशन नंबर 1 के, तो 0 आ गया। यहाँ पर भी आया है लेकिन आपको मालूम है कि डेल x ओवर x की वैल्यू 1 हो गई और डेल y ओवर डेल x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए उस टर्म को लिखा नहीं। और डेल z ओवर डेल x को स्मॉल शॉर्ट में p से हम लोग लिखते हैं, इसलिए इस तरीके का फॉर्म ये चेंज हो गया है, आप समझ गए होंगे। अब हम इसको एक इक्वेशन नंबर 3 को भी हम डिफ्रेंशिएट करें। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 डाल देते हैं, इससे 5 तक हो चुका था तो इसको हम इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं और फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो उसमें भी हम देख रहे हैं ये फंक्शन जो है वो x बाई जेड पी क्यू का है, यहाँ पर ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उसी तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी बस स्मॉल f की जगह पर देखिए कैपिटल f हो जाएगा, तो डेल f ओवर डेल x आ जाएगा। उसके बाद डेल f ओवर डेल z आएगा
और उसी तरीके से यहाँ पर पी आ जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि कैपिटल एफ भी उसी तरीके से एक्स वाई जेड का फंक्शन है और फिर बाकी वैल्यू भी वैसे ही आएगी। तो इस वैल्यू को यानी अगर हम पहले लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। यानी हम चूँकि कैपिटल एफ क्यू का फंक्शन है तो क्यू का भी फंक्शन है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा और क्यू का फिर पी का डिफ्रेंसिएशन फिर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसी तरीके से कैपिटल एफ जो क्यू का फंक्शन है, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा और फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना होगा। तो ऐसे यहाँ पर जो कैपिटल एफ था एक्स का डिफ्रेंसिएशन था, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया और फिर इसके बाद एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। और वाई का फिर नेक्स्ट वाला टर्म में वाई का वाई के रिस्पेक्ट में किया, मैंने एफ का वाई के रिस्पेक्ट में किया, फिर जो वाई था उसका एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को लिखा ही नहीं है। और फिर जेड वाले के किया, जेड के रिस्पेक्ट में एफ का डिफ्रेंसिएशन किया, फिर जेड का भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो उसे पी से लिख दिया गया है। राइट हैंड साइड में 0, ऐसे इक्वेशन नंबर 7 डाल देंगे। तो जो 6 और 7 यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई हैं, वो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने पर हमको ये मिली हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को दोबारा से जो है वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसी तरीके से। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से हमारा डेल एफ ओवर डेल वाई नहीं आया है, ऐसे ही यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल एक्स नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉल एफ का डिफ्रेंसिएशन पहले हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स का करेंगे जब वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 0 होगा तो उस टर्म को छोड़ देंगे। तो एफ का डिफ्रेंसिएशन अब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर एफ का डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जेड का ही फंक्शन है। फिर जेड का हम जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसे शॉर्ट में हम लोग क्यू लिखते हैं। फिर एफ़ का डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पर पी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो स्मॉल एफ़ है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू का, तो सभी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। फिर इसका भी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, जो हम लोग यहाँ पर सेकंड फैक्टर के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं। और इसकी वैल्यू तो 1 आ गई थी और उसमें पहले वाले में 0 आ गई थी। तो एफ़ का पी के रिस्पेक्ट में, फिर पी का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा वाई के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से एफ़ का डिफ्रेंसिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में और फिर क्यू का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो भी वाई के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। और इसे इक्वेशन नंबर हम 8 डाल देते हैं। और फिर उसके बाद में हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा बस स्मॉल एफ़ के यहाँ पर कैपिटल एफ़ हो जाएगा। बाकी का प्रोसीजर वैसे ही, क्योंकि हम एफ़ का डिफ्रेंसिएशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन एक्स का फिर जो वाई के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंस वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, उसे लिखेंगे नहीं। और सेकंड टर्म में कैपिटल एफ़ का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, फिर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने से 1 का इंटू हो गया, ये आ जाएगा। प्लस फिर हम कैपिटल एफ़ का यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, जेड का फिर डिफ्रेंसिएशन पार्शियली क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसे स्मॉल शॉर्ट में क्यू से लिखते हैं, यानी डेल जेड ओवर डेल क्यू को। डेल एफ़ ओवर डेल फिर पी होगा, और फिर इसी क्रॉस में ये पी ऊपर गया, और फिर ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में, डेल एफ़ ओवर डेल क्यू, क्योंकि एफ़ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स बाई जेड और पी क्यू का फंक्शन है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल क्यू ओवर डेल वाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर ये 9 मिल गई। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो ये इक्वेशंस हैं इन यहाँ से, यानी इक्वेशन नंबर जो 6, 7 है, यहाँ से तो हम हटाएंगे वैल्यू को, डेल पी ओवर डेल एक्स को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो ये काम हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 8 और 9 से डेल क्यू ओवर डेल वाई को एलिमिनेट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 6 और 7 जो मिला है, इसमें से ये है एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ये तभी एलिमिनेट होगा इक्वेशन नंबर 6 से और 7 से जब हम इनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में कर दें और इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, यानी डेल एफ़ ओवर डेल पी का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 7 में कर दें, डेल
कैपिटल एफ ओवर डेल पी का मल्टीप्लिकेशन हम इक्वेशन नंबर 6 में कर दें तो हमको ये मिल जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट इसका करें और फिर इसके बाद हम इनको इक्वेशन को माइनस करें, यानी हम इक्वेशन नंबर 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल एफ ओवर डेल क्यू से। समझिए मल्टीप्लाई तीनों टर्म में यानी चारों टर्म में हो गया है, और इसी तरीके से हमने डेल एफ ओवर डेल पी का मल्टीप्लाई भी सभी टर्म में कर दिए, चारों टर्म में, और फिर इन इक्वेशंस को माइनस किया। तो ये वाला जो टर्म होगा जिसमें डेल पी ओवर डेल एक्स होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी टर्म को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम इस टर्म को जैसे मल्टीप्लाई किया था डेल एफ ओवर डेल पी को से, तो उसको हम लिखेंगे, इन दोनों टर्म को पहले लिखेंगे, और इसमें हमारे लिए आसानी रहेगी अगर हम स्मॉल एफ को पहले लिखें और कैपिटल एफ को बाद में लिखें। तो अब हम इस टर्म को लिखने जा रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 6 से। फ्रॉम इक्वेशन यानी हमने क्या किया इसको बता सकते हैं, यानी हमने ये करना है कि इक्वेशन नंबर जो 6 है उसको मल्टीप्लाई करना है डेल एफ ओवर डेल पी से, शॉर्ट में हमने लिख दिया, फिर माइनस करना है इक्वेशन नंबर 7 को, उसको मल्टीप्लाई करते हुए डेल एफ ओवर डेल पी से। तो फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म इन दोनों टर्म्स को लिख रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई हो चुके हैं उसके बाद, और स्मॉल एफ को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, कैपिटल एफ को बाद में लिखेंगे। हालांकि कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप आसानी रहेगी हम लोगों को लिखने के। डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू, समझने में आसानी रहेगी, डेल एफ ओवर डेल पी हो जाएगा, माइनस का जो इसके बाद सेकंड में डेल एफ ओवर डेल पी इंटू डेल कैपिटल एफ ओवर डेल एक्स। अब हम यहाँ पर जो पी वाला जो टर्म है इनको इन टर्म्स को लिख देंगे, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई दोनों में हो चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पी वाले टर्म को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो पी वाले टर्म को लिखेंगे, पी को हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं और मल्टीप्लाई हो चुका है, आपको मालूम है। स्मॉल एफ को मैं पहले लिखना है और इक्वेशन नंबर 6 के पहले लिखा जाएगा डेल एफ ओवर डेल जेड और डेल एफ ओवर डेल पी। लिख के आप इसको समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और माइनस यहाँ पर शॉर्ट में किया जा रहा है इसलिए हो सकता है टफ लग रहा हो। तो इसमें डेल एफ को, स्मॉल एफ को पहले लिखना है, इक्वेशन नंबर हम डेल एफ ओवर डेल पी और उसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई जो हमने करना था वो कर दिया है, और ये है डेल एफ ओवर डेल जेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इनको तो हमने लिखना ही नहीं है, और इस वाले टर्म को लिखना है, उसमें डेल क्यू ओवर डेल एक्स दोनों में ही कॉमन आ जाएगी, इन दोनों टर्म में। इसमें से ये माइनस हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है मल्टीप्लाई इसका यहाँ हो चुका है और इस चीज़ का यहाँ पर हो चुका है। तो उसके बाद जो है हम लिख रहे हैं, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर दोनों में जो आ रहा है, यानी डेल क्यू ओवर डेल एक्स को हमने कॉमन ले लिया, जो बचा है उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसमें स्मॉल एफ को पहले लिख रहे हैं जैसे कि हम आसानी हो जाए हमारे लिए, डेल एफ ओवर डेल क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल पी माइनस, ये कहाँ से लिख रहे हैं ये हम बता भी दें, इक्वेशन नंबर हम लोग 6 और का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं डेल एफ ओवर डेल क्यू लिख लिया, उसके बाद में इसका जो मल्टीप्लाई किया था डेल एफ ओवर डेल पी वो लिखा। इसके बाद हम इस वाले को लिखेंगे माइनस के बाद में, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है डेल एफ ओवर डेल पी का। तो डेल एफ ओवर डेल पी मल्टीप्लाई किया जा रहा है डेल एफ ओवर डेल क्यू का। अब राइट हैंड साइड में 0 में से 0 माइनस आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और एक इसको नया इक्वेशन नंबर हम 10 डाल देते हैं। और फिर जिस तरीके से ये हमने कैलकुलेशन किया है और यहाँ से एलिमिनेट किया है था डेल पी ओवर डेल एक्स को, ऐसे हम डेल क्यू ओवर डेल वाई को लास्ट के जो दो इक्वेशन है उनमें से माइनस करेंगे, यानी डेल क्यू ओवर डेल वाई इसको माइनस करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें इक्वेशन नंबर 8 में किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 9 में किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इसका, यानी डेल
कैपिटल में एफ ओवर डेल क्यू है और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 9 को, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 9 में मल्टीप्लाई करना होगा इस डेल एफ ओवर डेल क्यू में, और फिर माइनस करके लिख देंगे। आप चाहे मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन को पूरा लिखने के बाद भी माइनस कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं और सबसे पहले लिखेंगे इन जिस तरीके से अभी कैलकुलेशन किया था, पहले के जो ये दो टर्म है इसमें इनको लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करके, लेकिन आपको मालूम है मल्टीप्लाई जो हमने किया था वो यहाँ पर मल्टीप्लायर भी इनके साथ में लेते हुए माइनस का साइन लगाते हुए हम इसको लिखेंगे अगली स्टेप में, अगले पेज पर। तो ये वैल्यू आ गई है, अगले पेज पे हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू, इसमें स्मॉल एफ को हम पहले लिख रहे हैं, कैपिटल एफ को बाद में लिख रहे हैं ताकि हमारा समझना इसको आसान हो जाए। डेल एफ ओवर डेल क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला टर्म तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 से कैंसिल ही हो जाएगा। अब इन टर्म्स को लिख रहे हैं, इसमें क्यू आ रहा है, इन दोनों में से क्यू तो कॉमन ले लेंगे और जो इनमें मल्टीप्लाई किए हैं दोनों इक्वेशन में उनको शामिल कर लेंगे। ये 8 है और ये 9 है, तो क्यू को हम जो कॉमन आ रहा है दोनों से बाहर ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 8 वाला टर्म पहले लिखेंगे, 9 वाले बाद में माइनस के साथ में। तो क्यू के साथ में आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल जेड और डेल एफ ओवर डेल क्यू। यहाँ पर स्मॉल एफ वाले को पहले और कैपिटल एफ वाले को बाद में, माइनस का डेल एफ ओवर डेल क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड। अब इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों टर्म में इक्वेशन नंबर जो 8 और 9 है उसमें ये वाला कैंसिल होना है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है वो है डेल पी ओवर डेल वाई कॉमन आ रही है। डेल पी ओवर डेल वाई को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आपको मालूम है मल्टीप्लाई हो चुका है 8 में, इक्वेशन 8 में डेल कैपिटल एफ ओवर डेल क्यू और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है डेल एफ ओवर डेल क्यू जो कि स्मॉल में है। अब उसको माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसको यहाँ पर अगले जो टर्म में नेक्स्ट इक्वेशन नंबर ये हमें पेज में लिखी है 8 और 9 से, तो यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, तीसरा टर्म लिख देते हैं डेल पी ओवर डेल वाई को कॉमन लेने के बाद डेल एफ ओवर डेल पी, यानी हम स्मॉल एफ को पहले लिख रहे हैं, कैपिटल एफ को बाद में लिख रहे हैं और इक्वेशन 8 और 9 को देख के आप इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन 8 वाले टर्म पहले आएंगे क्योंकि 8 में से हम 9 को माइनस कर रहे हैं। डेल एफ ओवर डेल क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल पी, राइट हैंड साइड में 0 और इसको एक नया इक्वेशन नंबर 11 यहाँ पर डाल देंगे। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि डेल पी ओवर डेल वाई क्या होता है, क्योंकि पी का मतलब जैसे शुरुआत में भी बता चुके हैं कि डेल जेड ओवर डेल एक्स होता है, तो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंसिएशन जेड का हो जाएगा एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, और यही वैल्यू जो होती है वो डेल क्यू ओवर डेल एक्स की होती है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी हम अगर इक्वेशन नंबर 10 को और इक्वेशन नंबर 11 को देखें तो जो यहाँ पर तीसरा टर्म है दोनों के, यहाँ पर तीसरे टर्म है इनका ये वैल्यू जो है जो बाहर लिखी हुई है डेल पी ओवर डेल वाई बाहर है, ना सिर्फ ये दोनों वैल्यू जो हैं वो इक्वल हैं बल्कि हम इनके ब्रैकेट्स में भी देखें अगर तो ये जो टर्म्स हैं वो एक जैसे नजर आएंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 10 का जो फर्स्ट वाला टर्म है जो स्मॉल एफ का क्यू के रिस्पेक्ट में है, देखिए इसमें स्मॉल एफ का क्यू के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर कैपिटल एफ का स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में है, कैपिटल एफ का स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन ये टर्म जो है वो है प्लस का इक्वेशन नंबर 10 में, लेकिन यही टर्म जो है इक्वेशन नंबर 11 का जो है वो माइनस में है। और इसी तरीके से हमारा जो इक्वेशन नंबर 10 का जो डेल पी ओवर डेल एक्स कोफिशिएंट वाला टर्म है ये सेकंड वाला वो माइनस का है और ये इक्वल है इस प्लस वाले के इक्वेशन नंबर 11 के। तो सेम वैल्यू है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी जो वैल्यू है वो बता दी है यहाँ पर, ये आपस में इक्वल है। तो इसका यूज़ करते हुए जब हम इक्वेशन नंबर 10 को और 11 को ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म जो होंगे वो देखेंगे कि
ये प्लस वाला जो होगा वो माइनस वाले से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो माइनस वाला है ये वो प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 11 के, ये 11 है इक्वेशन, और ये पहली वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 10 है। और ये चूँकि बाहर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे और बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी दोनों में सिर्फ 2 टर्म ये बचेंगे, पहले वाले और पहले और दूसरे वाले टर्म बचेंगे, बाकी तो कैंसिल रहेंगे। और इसमें भी हमें जो चीज़ कॉमन मिल रही है, यानी इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, नहीं रीअरेंज करके लिखेंगे। तो इसको 11 और 10 को ऐड करने पर तो इतना है। और हम साथ ही साथ जो है इक्वेशन नंबर 10 को और 11 को ऐड कर रहे हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 10 प्लस का इक्वेशन नंबर 11, 10 और 11 को हम ऐड करना है। उसके बाद में साथ ही साथ इसको रीअरेंज करके भी लिख रहे हैं, एंड रीअरेंजिंग और ये रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला टर्म तो ये कैंसिल हो चुका है, इक्वेशन नंबर 10 का ये नहीं देखना है हमको, और यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है। अब जो टर्म बचे हुए हैं उनको देखना है, और उनको किस तरीके से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो कैपिटल एफ वाले जो भी हैं उनको हमें लिखना है, समझिए ब्रैकेट के बाहर, ऐसा समझ लीजिए ब्रैकेट के बाहर लिखना है। और उनके जो कोफिशिएंट हैं, जैसे कि डेल एफ ओवर डेल पी का जो कोफिशिएंट है उनको अलग करना है, डेल एफ ओवर डेल क्यू के कोफिशिएंट को करना है, डेल एफ ओवर डेल जेड के कोफिशिएंट को करना है। यानी जितने भी यहाँ पर हमने कैपिटल एफ के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे, पी क्यू जेड पी एक्स एंड वाई, उनके कोफिशिएंट को हमें अलग करके लिखना है कैपिटल एफ के। तो फिर बात समझ में आ जाएगी ये कि हमारा डेल एफ ओवर डेल पी ये भी टर्म है, और डेल एफ ओवर डेल पी ये भी टर्म है, तो बस 2 ही टर्म है इसके। तो इन दोनों टर्म्स को हम में से ये कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा उसको लिख रहे हैं। और ध्यान रहे हम इक्वेशन नंबर साथ में इक्वेशन नंबर 10 और 11 को ऐड भी कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 10 के ही इन टर्म्स को हम साथ साथ लिख लेंगे, या फिर हम ये करें कि इन चारों टर्म्स को पहले लिखें उसके बाद में कॉमन ले लें, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 10 में ही इन दोनों टर्म्स को जो हम लोग पास लिख लेंगे, तो ये पास लिखने के बाद यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो जब इसमें डेल एफ ओवर डेल पी कॉमन लेंगे तो फर्स्ट पहले मिलेगा हमें स्मॉल डेल एफ ओवर डेल एक्स, और यहाँ पर पी का जब मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसमें इक्वेशन नंबर 10 में ही हम देख रहे हैं, तो मिलेगा पी इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड मिलेगा। ये कोफिशिएंट मिला है हमको डेल एफ ओवर डेल पी का। और देखिए ये पी तो हमें इक्वेशन नंबर 10 में मिल गया, क्यू हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 11 में, वहीं उसी जगह पर। तो देखिए डेल एफ ओवर डेल क्यू का ये कोफिशिएंट, और यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल क्यू का ये कोफिशिएंट, तो इन दोनों में ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्यू का इसमें इंटू होगा, तो अब यहाँ पर मिलेगा हमें प्लस का टर्म है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं 10 और 11 को। तो इक्वेशन नंबर 10 से जो हमें 11 से ये मिल रहा है डेल एफ ओवर डेल वाई, और प्लस का हो जाएगा क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड हो जाएगा। ये मिला है डेल एफ ओवर डेल क्यू का कोफिशिएंट, जैसे कि हमने पहले बताया कैपिटल एफ जिनका भी ये फंक्शन है, यानी पी का, क्यू का, जेड का, एक्स वाई का, इन सभी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के कोफिशिएंट को हम कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए इन इक्वेशन को जोड़ते इक्वेशन नंबर 10 को और 11 को ऐड करते तो इक्वेशन पी और क्यू का तो एक जैसा मिल गया इक्वेशन 10 से, और इक्वेशन 9 से दोनों को जोड़ने पर। अब जेड का जो है हम लोगों को देखना होगा, जेड कहाँ पर मिल रहा है। इक्वेशन नंबर देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 10 है, पहला वाला इक्वेशन है, उसमें हमें डेल जेड जो है वो यहाँ मिल रहा है कैपिटल एफ का रिस्पेक्ट में, कैपिटल एफ का एक्स जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर इस वाले टर्म में मिल रहा है, और इसका दूसरा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब दूसरा भी मिलेगा, लेकिन वो इक्वेशन नंबर 11 में मिलेगा, और वो यहाँ पर ये मिल रहा है। देखिए तो ये तब मिल रहा है जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस पी का जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो माइनस का
पी डेल एफ ओवर डेल क्यू, ये डेल एफ ओवर डेल जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगला कोफिशिएंट हम इसी का तलाश कर रहे हैं जो कि माइनस का होगा पी इंटू डेल एफ ओवर डेल पी, ये कैपिटल डेल एफ ओवर डेल जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर जो मिला है इक्वेशन नंबर 10 से। और इक्वेशन नंबर 11 जो कि इसमें ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी हमें इसका कोफिशिएंट तब मिलेगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्यू का मल्टीप्लिकेशन जब हम यहाँ पर करेंगे तो डेल एफ ओवर डेल जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू हो जाएगा। ये डेल एफ ओवर डेल जेड का जो कोफिशिएंट है वो हमारा आ गया, यानी कैपिटल एफ ओवर डेल जेड का कोफिशिएंट जो फाइंड करना था वो हमको मिल गया। अब इसके बाद जो तीसरा यानी हमारा कैपिटल एफ का पी के रिस्पेक्ट में हो गया, क्यू के रिस्पेक्ट में हो गया और जेड के रिस्पेक्ट में हो गया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में और देख लेते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में जो कोफिशिएंट है उसको ढूंढ लेते हैं। वो हमें यहाँ पर शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 10 में मिल रहा है, ये डेल एफ ओवर डेल पी मिल रहा है, वो कि माइनस का है तो इसको हम ब्रैकेट में माइनस लिखते हुए डेल एफ ओवर डेल पी कोफिशिएंट को और डेल एफ ओवर डेल एक्स को कोफिशिएंट मिल गया। ऐसे हम फिर कैपिटल एफ का वाई के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव उसका कोफिशिएंट देखेंगे और ये हमको इक्वेशन नंबर 2 में मिलना चाहिए, यानी 11 में मिलना चाहिए, उसी जगह पर मिलना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर मिल चुका है और इसमें डेल एफ ओवर डेल वाई का कोफिशिएंट माइनस में है, ये डेल एफ ओवर डेल क्यू, तो ये वैल्यू हो चुकी है माइनस का डेल एफ ओवर डेल क्यू और ये डेल एफ ओवर डेल एक्स वाई का कोफिशिएंट। बाकी सारे टर्म कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि आपको मालूम है ये वाला टर्म कैंसिल हो चुका है 11 का और ये वाला टर्म कैंसिल हो चुका है इक्वेशन नंबर 10 का लास्ट का जो थर्ड टर्म है। बाकी हमने सारे कोफिशिएंट थे लिख लिए, तो राइट हैंड साइड में जो बचा है वो 0 बचा है और इसको इक्वेशन नंबर हम 12 डाल देते हैं। और इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो ये कैपिटल एफ के लिए ये इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, इस यहाँ से इक्वेशन को देखना है तो इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है दिस इज़ ए लीनियर, ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई भी पावर नहीं है, डेल एफ ओवर डेल पी का जैसे पावर 2 होल ऑफ क्यूब इस तरीके से नहीं है, ना ही बाकी के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं कैपिटल एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू जेड एक्स वाई का होल पावर 2 या होल पावर 4 नहीं है, तो इसलिए लीनियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मालूम है आपको क्यों होंगे, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन जे, और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी, और इसमें एक ही बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है इसलिए हम इसके ऑर्डर के बारे में भी कह सकते हैं ऑफ दी फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर कह सकते हैं विद एक्स वाई जेड पी क्यू एस इंडिपेंडेंट, क्योंकि इन्हीं के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है कैपिटल एफ का, तो कह देंगे ये हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कैपिटल एफ जो है वो यहाँ पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये अपने समझने के लिए हम लोगों ने लिखा है, इस या समझाना चाहें समझा दें, या फिर हम इस स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने के बाद ये लिख सकते हैं कि अप्लाइंग लैग्रेंजीज। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 12 में लैग्रेंजीज फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लैग्रेंजीज एक्सिलरी आई होगा यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 12 जो यहाँ पर है, इसका लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। तो आपको मालूम है जो यहाँ पर डेल में लिखा है आप उसको डी में कन्वर्ट कर देंगे dp, और अपान में लिखेंगे
क्या लिखेंगे, जो भी इस डेल एफ ओवर डेल वी का कोफिशिएंट है उसको लिखा जाता है लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशन में, यानी डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड। इसको लिखने के बाद राइट इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर अगला जो टर्म है वो डेल एफ ओवर डेल क्यू वाला है, तो इसे डी क्यू बना देंगे और इस टर्म का जो इसका जो कोफिशिएंट है उसको अपान में नीचे लिख देंगे, यानी डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड। ये टर्म इससे मिलता जुलता है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पी है इधर क्यू है, बाकी ये तो कॉमन है। फिर नेक्स्ट आएगा डी जेड आएगा, डी जेड अपान में आएगा। आपको मालूम है कि डी जेड इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि एफ का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंसेस है, यहाँ पर है डी डेल जेड, इसलिए इसका कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा जो कि माइनस का पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू है। उसके बाद आपको मालूम है दो टर्म ये और बचे हुए हैं, तो एफ का इसके रिस्पेक्ट में था, तो अब देखेंगे इक्वल है, सब इक्वल चल रहा है। ये डी एक्स ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन था, उसका कोफिशिएंट यहाँ पर लिख देंगे जो कि माइनस का डेल एफ ओवर डेल पी है, और फिर इक्वल टू डी वाई लिखा जाएगा, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट है माइनस का डेल एफ ओवर डेल क्यू। और राइट हैंड साइड में जो होगा वो, क्योंकि अब अभी तक एफ कैपिटल एफ नहीं आया था, अब की कैपिटल एफ में आएगा डी एफ, और फिर राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होगा उसको लिख दिया जाता है अपान में। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन आ चुका है। इससे पूरे इक्वेशन को 13 भी डाल सकते हैं नंबर। ये इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, डी पी अपान और डी क्यू अपान डी जेड अपान सारा कुछ। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं चार-पिट एक्सिलरी इक्वेशन, यानी ये इक्वेशंस कहलाती हैं। दीज इक्वेशंस आर नोन एज चार-पिट्स एक्सिलरी इक्वेशन। इनका हम तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमारे जो स्टैंडर्ड फार्म है चार, उनमें से कोई फार्म ना बन रही हो, तो हम इस मेथड का यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसका एक प्रोसीजर होता है। तो हम किसी और वीडियो में देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।